हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। आज से जब तक 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है उस समय तक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी टॉपिक्स पर एक एक मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज का मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गरीबी यानी कि पोवर्टी। सबसे पहले ये देखिए कि हमने पोवर्टी टॉपिक को मॉडल आंसर के लिए क्यों चूज किया है और यह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो पोवर्टी टॉपिक है वह आपका जब आप 63rd बीपीएससी का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे एवं 64th का, तो इन दो एग्ज़ाम्स में पोवर्टी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। 63rd में तो डायरेक्ट पोवर्टी से संबंधित प्रश्न था कि आप पोवर्टी के जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें और भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसका वर्णन करें, जो आज का हमारा मॉडल आंसर का डिस्कशन पॉइंट भी है। लेकिन 64th बीपीएससी में पोवर्टी से डायरेक्टली प्रश्न नहीं आया था। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न 64th में आ चुका है और 65th बीपीएससी में कोई भी प्रश्न नहीं आया है इस सेक्शन से। यानी कि अभी तक पोवर्टी से संबंधित प्रश्न सिर्फ 63rd में आ चुके हैं और 64th में इनडायरेक्टली प्रश्न आ चुका है और 65th में ना तो डायरेक्टली और न ही इनडायरेक्टली प्रश्न आ चुका है। तो इसीलिए पोवर्टी टॉपिक 66th बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब प्रश्न है कि गरीबी पोवर्टी जो टॉपिक है वह किस सेक्शन में आएगा। तो यह जीएस पेपर 2 में आपको पोवर्टी पढ़ना है। ठीक है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जीएस पेपर जब आप करेंगे गरीबी, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सेक्शन 2 में, यानी कि जहां पर आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वहां पर इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों है इंक्लूड है एक ही में सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो यह जीएस पेपर 2 का टॉपिक है पोवर्टी। तो आइए इस पर मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप कैसे इसे आंसर लिखेंगे। इससे प्रश्न को आप सबसे पहले डिकोड करिए, आप इसे 2 बार स्टडी करिए कि प्रश्न में आखिर क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ प्रश्न है कि गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए, यानी कि सबसे पहले आपको गरीबी के अनुमान पर चर्चा करनी है। यानी कि भारत में गरीबी की क्या स्टेटस है, गरीबी की क्या स्थिति है, कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है, तो आपको इस पर चर्चा करनी है। अगला जो की पॉइंट्स है वह है गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। यानी कि गरीबी के लिए कौन कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं, इसकी कारणों की जांच करनी है आपको। यानी कि अनुमान पर चर्चा करनी है, तत्पश्चात गरीबी के कारणों पर चर्चा करना है। दूसरा सेक्शन है भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी कि आपको अंत में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं पोवर्टी को टैकल करने के लिए, उसे आपको डिस्कस करनी है, उसे आपको राइट डाउन करना है। तो किसी भी जब आप प्रश्न लिखते हैं तो उसका एक बॉडी होता है, लिखने की एक प्रक्रिया होती है। आप लिखने में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वह इंट्रोडक्शन प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका मेन बॉडी आएगा। मेन बॉडी के अंतर्गत यहाँ पर जैसे कि अनुमान पर चर्चा करनी है, जिम्मेदार कारक हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये 3 सेक्शन में आपका मेन बॉडी आएगा और सबसे अंत में आप कंक्लूजन लिखेंगे जो निष्कर्ष होगा। उसमें अभी तक आपने जो भी ऊपर लिखा है
उसका एक सारांश होनी चाहिए और तत्पश्चात आपकी भविष्य के लिए क्या योजनाएं होंगी, भविष्य में सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ये इस पर आधारित होनी चाहिए। तो मुख्यतः प्रश्न लिखने का 3 बॉडी होगा। तो आज का हम शुरू करते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, पोवर्टी टॉपिक को उठाइए, आप उसे स्टडी करिए, आप उसे राइट डाउन करिए और इससे मैच करिए कि कौन से पॉइंट आपके छूट गए हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 1-2 पॉइंट ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको और ज़्यादा डिस्कशन के रूप में मिल सके। तो आज का शुरू करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, आप शुरू करेंगे पोवर्टी से आप क्या समझते हैं, इस तरह से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। हमने शुरू किया है 1947 ईस्वी में संविधान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 4 प्रमुख चुनौतियां बताई थी। एक, निर्धनता, अज्ञानता, रोग व अवसर की असमानता का उन्मूलन। यह जो लाइन है वह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जब पोवर्टी को पढ़ेंगे तो यह लाइन आपको मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी बेस्ड लाइन या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह गरीबी वर्तमान समय में भी एक प्रमुख वैश्विक समस्या बनी हुई है। प्रमुख वैश्विक समस्या है यह गरीबी। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। इसे दूर करने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी के निश्चय 1 में वर्ष 2020 तक विश्व से गरीबी के सभी प्रारूपों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप इंट्रोडक्शन में उन सभी पार्ट को शामिल करें जिसे आप अंदर लिखने वाले हों। इंट्रोडक्शन एक ऐसे तरीके से लिखा जाना चाहिए कि एग्जामिनर पर आगे आंसर पढ़ने की उत्सुकता बढ़े। तो ऐसा आंसर आपको इंट्रोडक्शन में आप इसे शामिल करना है। एसडीजी को यहाँ पर शामिल किया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखते हैं सबसे पहले कि गरीबी क्या है। ठीक है, गरीबी से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत ज़रूरतें जैसे कि अपने खाने के लिए भोजन की उपलब्धता नहीं कर पा रहा हो, पहनने के लिए वस्त्र उसके पास उपलब्ध नहीं हो, रहने के लिए आवास उसके पास उपलब्ध नहीं हो, अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारी कमियां हैं, ये सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति गरीब है। अगर यहाँ पर डिफिनीशन के जरिए इसे समझाया जाए, अगर कोई आपके पास आधिकारिक आंकड़ा हो, जैसे योजना आयोग ने कहा था, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, योजना आयोग ने कहा था, उस समय योजना आयोग था इसीलिए यहाँ पर योजना आयोग लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का पोषण न करने वाला व्यक्ति गरीब है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो और प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम भोजन वह खा रहा हो, या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम वह भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा हो, तो वह गरीब कहलाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कहा गया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर कृषक लोग रहते हैं, श्रमिक लोग रहते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, खेती से संबंधित हो गया या फिर किसी भी प्रकार की मजदूरी से संबंधित, तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्यूनतम 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। यह पूर्व के योजना आयोग का अनुमान है। अब देखते हैं गरीबी का अनुमान भारत में किस प्रकार, भारत में कितनी आबादी गरीब है वगैरह वगैरह। गरीबी का अनुमान, तो गरीबी से संबंधित कई समितियां गठित की गई है। इंपॉर्टेंट समिति यहाँ पर लिखा हुआ है, लकड़ावाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है। यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए, इसे आप समझ लीजिए और अपने जो भी नोट्स बनाया है उसमें आप इसे मेंशन करिए। ठीक है, तो लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार अलग है गरीबी का अनुमान। यहाँ पर है रंगराजन समिति जो कि सबसे लेटेस्ट है, तो इसके अनुसार गरीबी का अनुमान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह था गरीबी अनुमान पर चर्चा। अब प्रश्न कह रहा है कि गरीबी के लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं। तो कारणों को आप कई भागों में आप विभाजित करके वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, शैक्षणिक कारण, राजनीतिक कारण। आप इसके सब पॉइंट के रूप में वहाँ लिखिए आर्थिक कारण में कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण गरीबी विद्यमान है। तो आर्थिक कारण में एक हो गया कि लोग कृषि पर अधिक निर्भर हैं, और चूंकि कृषि पर जो लोग निर्भर होंगे उनकी आय सीमित होगी।
ठीक है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण लोगों के पास सीमित आय आ पाती है, जिसके कारण वे गरीब हैं, अतिरिक्त आय उनके पास नहीं हो पाती है। औद्योगिक पिछड़ापन है। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग धंधे नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर आप बिहार को लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश को लीजिए, उड़ीसा को ले सकते हैं आप। कई ऐसे प्रदेश हैं, सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी राज्यों में कहीं पर कम कहीं पर अधिक गरीबी जनसंख्या विद्यमान है। तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। इनके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट दिया जाता था बीमारू राज्य। हालांकि यह कहना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से इन राज्यों की स्थिति में बदलाव आ रही है। तो आर्थिक कारण में औद्योगिक पिछड़ापन, इसके अलावा बेरोजगारी, पूंजी निर्माण, आय की असमानता, वैकल्पिक रोजगार स्रोतों का अभाव जैसे आर्थिक कारण महत्वपूर्ण हैं। अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, जैसे कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है, लोगों को उस अनुपात में रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और जब लोगों को रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी तो वे बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार होने का कारण यह होगी कि लोग जब काम नहीं करेंगे, उनके पास आय के स्रोत नहीं होंगे, तो गरीबी विद्यमान होगी। परिश्रम के बजाय लोग भाग्य में अधिक विश्वास करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जाति व्यवस्था में विश्वास करने के कारण परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर लाभप्रद व्यवसाय को न अपनाना बहुत बड़ा सामाजिक रीजन है। लोग आज जो हैं वह कृषि व्यवस्था को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अपनी पारंपरिक जो व्यवसाय है उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कास्ट के लोग, पहले होता था कि एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के लोग एक स्पेशल, एक मतलब एक अलग तरीके से व्यवसाय करते थे, है ना। यहाँ पर जाति का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर परंपरागत व्यवसाय में वह लाभप्रद, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कई सारे ऐसे वर्ग हैं, SC ST कैटेगरी आप ले सकते हैं, या फिर समाज के जो भी पिछड़े वर्ग हैं वे अपने परंपरागत व्यवसाय में ही संलिप्त हैं। आप गांव में रहते होंगे तो आप इसे फेस करते होंगे, शहर में रहते होंगे तो आप इसे देखते होंगे कि एक स्पेशल काम जो है, एक विशेष प्रकार के काम, एक विशेष प्रकार के, एक विशेष जाति के लोगों के द्वारा भी अभी भी यह किया जा रहा है। तो यह सामाजिक कारण है। अब देखते हैं कि शैक्षणिक कारण में भी आप कह सकते हैं, जैसे निरक्षरता विद्यमान है। अगर लोग साक्षर होंगे, स्किल्ड होंगे, तब वे स्वरोजगार कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग साक्षर ही नहीं होंगे, निरक्षर होंगे, अनपढ़ होंगे, तो वैसी स्थिति में वे स्किल्ड नहीं होंगे, अनस्किल्ड होंगे, और वे स्वरोजगार के लिए भी कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो निरक्षरता या फिर परंपरागत कृषि, है ना, कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, लोग अभी भी हल से जुताई कर रहे हैं, ठीक है, सिंचाई के लिए अभी भी वही पारंपरिक व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके कारण कृषि में उत्पादन कम हो रहा है, और जब कृषि में उत्पादन कम होगा तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास आय कम आएंगे, और आय कम आएंगे तो गरीबी विद्यमान होगी। राजनीतिक कारण, एक तो यह हो गया कि बड़े समय तक भारत जो है वह ब्रिटिश उपनिवेश का शिकार रहा है, और ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में उद्योग धंधों के विकास पर फोकस बल नहीं दिया गया। बल ना देने के साथ साथ जो परंपरागत उद्योग जो थे भारत में, जैसे कि शिल्पकार उद्योग जो थे, है ना, छोटे छोटे लघु उद्योग जो थे, उनको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। वंचित लोगों में सशक्तिकरण व जागरूकता का अभाव है, लेकिन अब धीरे धीरे कमियां दूर हो रही हैं। समाज के जो पिछड़े लोग हैं वे जागरूक नहीं थे, इसीलिए वे व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है उनके विकास के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, SC ST के लिए चलाए जा रहे हैं, पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, माइनॉरिटीज सेक्शन के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें जन जागरूकता के अभाव के कारण वे अभी भी इस मानसिकता से, या यूं कहें कि वे इससे बाहर नहीं आ रहे हैं, वे स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं। तो यह था गरीबी का कारण। अब है गरीबी दूर करने के क्या प्रयास। तो गरीबी दूर करने के लिए सरकार दोहरी रणनीति पर कार्य कर रही है। दोहरी रणनीति का मतलब होगा, उसकी पहली रणनीति है कि सरकार समृद्धि आधारित रणनीति पर फोकस कर रही है। सरकार का मानना है कि अगर डेवलपमेंट हो जाती है, अगर ग्रोथ होती है, तो इससे कहीं ना कहीं गरीबी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ होगा, GDP में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो समाज में गरीबी में कमी आएगी। यह मानना है सरकार का। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कोटेशन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक प्रमुख कोटेशन बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि भारत अगर लगातार 25 वर्षों तक 10%
की ग्रोथ रेट से वृद्धि करती है तो भारत में गरीबी समाप्त हो सकती है। यानी कि मनमोहन सिंह के कहने के पीछे वजह थी कि भारत अगर लगातार 25 वर्षों तक 10% के ग्रोथ रेट से विकास करती है तो यह समृद्धि आधारित रणनीति थी। दूसरा है निर्धनता निरोधी योजनाएं। निर्धनता निरोधी योजनाएं यानी कि सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए भी कई तरीके के योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार उन विशेष लोगों को जो बीपीएल के दायरे में आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उन्हें टारगेट करके सरकार उन पर फोकस्ड स्कीम को चला रही है। तो आपको स्कीम का नाम लिखना है, कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना हो गई है ना, अंत्योदय योजना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अंत्योदय योजना हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, महिलाओं को गरीब परिवार जो हैं, बीपीएल परिवार हैं, उन्हें मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु यह योजना लॉन्च की गई है ना। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी उस समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया था। इसके अलावा हाल ही में जो एक स्कीम लॉन्च की गई है, बहुत महत्वपूर्ण, जो लॉकडाउन के दौरान लॉन्च की गई है, वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, इसे आप जरूर वहाँ पर शामिल करिए। यह भारत सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च किए गए हैं। लेकिन अगर आप बीपीएससी का मेंस एग्जाम दे रहे हो तो बिहार सरकार के आप स्टेप्स को अवश्य शामिल करें। बिहार सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसे भी आपको वहां पर डिस्कस करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के द्वारा भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो 7 निश्चय योजना हो गया। 7 निश्चय के तहत आर्थिक विकास हेतु कौशल विकास, महिलाओं को रोजगार अधिकार प्रदान कर रही है बिहार सरकार। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए सरकार जो है पिछड़े वर्गों को, चाहे वह अति पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटीज हो, इन वर्गों को सरकार सब्सिडी दर पर छोटे वाहन को निकालने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। अगर आप उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो सरकार आपको बिना इंटरेस्ट के आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए बिहार सरकार, भारत सरकार कई स्कीम चला रही है। सिर्फ अभाव है तो जन जागरूकता का, उन्हें सही तरीके से इसके बारे में जानकारी प्रदान नहीं हो पाती है। इसके अलावा नीति आयोग आकांक्षी जिलों के जरिए इनके विकास पर फोकस कर रही है। तो अभी तक जो भी प्रश्न की डिमांड थी, प्रश्न की डिमांड के अनुसार अभी तक आंसर जो है पूरा हो गया, क्योंकि प्रश्न में था गरीबी के अनुमान पर चर्चा करना, अनुमान पर हमने चर्चा किया, गरीबी के कारणों पर चर्चा किया, और सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर भी हमने फोकस किया है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देना है, तो निष्कर्ष में आपको इस तरह से लिखनी है कि आपको भविष्य उन्मुखी, फ्यूचर ओरिएंटेड आपकी रणनीति क्या है वह दिखनी चाहिए। निष्कर्ष में देखिए किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। इस तरह निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है भी, यह सिर्फ बिहार में नहीं है, यह सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या है, जिसे दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्किल इंडिया अभियान, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक विकास पर सरकार फोकस कर रही है। इसके अलावा गरीबी को दूर करने के लिए भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए। यह हो गया फ्यूचर ओरिएंटेड आपकी स्ट्रेटजी। व्यवसायिक, तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था के जरिए सरकार गरीबी को दूर कर सकती है, क्योंकि इससे लोग स्वरोजगार की ओर प्रेरित होंगे। ठीक है, उनमें स्किल्ड एजुकेशन अगर आप दे सकते हो, है ना, उनमें आप व्यवसायिक शिक्षा देते हो, तो इससे कहीं ना कहीं वे स्वरोजगार की ओर प्रेरित होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आज का जो हमारा मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस किया हुआ था गरीबी, तो गरीबी लॉकडाउन के कारण चूंकि समाज के गरीब लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी टॉपिक पर प्रश्न आपको पूछा जाए।
अगर आप इसका PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस लिंक ज्वाइन करते ही वहाँ पर आपको PDF ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जो हमारा मॉडल आंसर होगा वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर ही मॉडल आंसर हमारा जारी किया जाएगा। 66वीं BPSC की मुख्य परीक्षा आयोजित होने तक आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नज़र आएंगे, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस पर आपको मॉडल आंसर की आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से अगर आप BPSC 66वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप मॉडल आंसर के लिए आप सहायता चाहते हैं तो आज ही एकेडमिक्स फॉर CSE यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।